Hello everyone, welcome to Pavan Vag Academy. This side Ankita, and we have completed total seven chapters, one short video, right? Starting from chapter 1 to chapter 7. तो chapter 1 से लेके chapter 7 तक के we have completed all the one short videos, and now we are moving towards chapter 8, which is transition and inner transition elements. ये वाला जो चैप्टर है ये सेकेंड चैप्टर है आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का. फर्स्ट जो चैप्टर था इसके पहले वाला दैट वी हैव डन विथ इज बेसिकली एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18. और अब हम लोग देख रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. चलिए डिस्कस करते हैं अपने इस चैप्टर को. फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन एवरीवन कि ये जो चैप्टर है ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है. इसलिए ये चैप्टर को पढ़ते वक्त आपको बहुत ध्यान देना है. ये वन शॉट वीडियो से आपके सारे कंसेप्ट एकदम बढ़िया तरीके से रिवाइज हो जाएंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली और सबसे काम की चीज, जैसे कि इस चैप्टर का नाम ही है ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन, इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस चैप्टर के अंदर में ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स को तो पढ़ना ही है, उसी के साथ साथ इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स को भी पढ़ने का है, ठीक है. तो चलिए अब दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट क्या होते हैं और ये इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट क्या होते हैं. तो अपन ये दोनों चीजों को देख रहे हैं. तो सबसे पहली चीज आपको ये याद रखना है कि अगर आपको कहीं पे दिया जाता है ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट तो आप समझ जाना कि उसी का मतलब होता है डी ब्लॉक एलिमेंट. तो याद रखना कि ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट मतलब ही होता है डी ब्लॉक एलिमेंट. और वही अगर मैं बात करती हूँ इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट की, उसका मतलब होता है एफ ब्लॉक एलिमेंट. तो ये दो चीज आप दिमाग में बढ़िया तरीके से फिट कर लो. फिर ट्रांजिशन मतलब डी ब्लॉक और इनर ट्रांजिशन मतलब एफ ब्लॉक. अपन को पूरी की पूरी डिटेल डी ब्लॉक की भी डिस्कस करना है और एफ ब्लॉक की भी डिस्कस करना है. चलिए अगर मैं बात करती हूँ डी ब्लॉक एलिमेंट की, तो जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है एस ब्लॉक एलिमेंट्स को एस ब्लॉक इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में एंटर करता है. इन द सेम फैशन डी ब्लॉक एलिमेंट को डी ब्लॉक एलिमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी सबशेल में आता है. एफ ब्लॉक एलिमेंट को एफ ब्लॉक इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एफ सबशेल में आता है ना. तो जो सबशेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, उसको हम लोग वो ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं. फिर आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज ये ऑब्जर्व की कि जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, मतलब जो भी आपके डी ब्लॉक मतलब कि ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट है, वो पीरियोडिक टेबल में आते हैं ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक के. याद रखना ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक के ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं और जो पीरियड होता है वो होता है 4 से लेके 7 तक के, ठीक है. तो ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक के आपके ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं और पीरियड 4 से लेके पीरियड 7 तक भी आपके ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो n-1d ऑर्बिटल में एंटर करता है, मतलब ही पेनाल्टीमेट सबशेल में, ठीक है. ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इन्फॉर्मेशन आपको बाद में पढ़ना है, अभी इसका फिलहाल कोई काम नहीं है. चलिए फिर अभी हम लोगों ने जैसे कि देखा कि पोजीशन जो होता है इनका, ये पीरियड 4 to 7 और ग्रुप 3 to 12 में पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट होते हैं. याद रखना ये पोजीशन पे भी बहुत बार कभी कभी एमसीक्यू आ जाता है या कभी कभी इस पे 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि कौन से पीरियड से कौन से पीरियड तक, 4 to 7 तक, और कौन से ग्रुप से कौन से ग्रुप तक 3 to 12 तक पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं. तो ये आपको याद रखना है, ठीक है. चलिए आगे देखते हैं. फिर यहाँ पे कुछ दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हम लोग आगे के पार्ट में डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए अभी हम लोग इसको फिलहाल नहीं देख रहे. चलिए तो ये वाली जो चीज है ये आपको 4 ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट के बारे में बता रही है. जैसे कि अगर आपको याद होगा तो डी ब्लॉक एलिमेंट में टोटल 4D सीरीज है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज. तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि डी ब्लॉक एलिमेंट में टोटल 4 टाइप की सीरीज होती है, ठीक है. 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज. अब जो काम की बात है वो ये है कि जो 3D सीरीज होता है, याद रखना उसको हम लोग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं. कौन सी ट्रांजिशन सीरीज? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज. अगर पेपर में आपको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज पूछा जाए तो समझ जाना उसी का मतलब 3D सीरीज होता है. 4D जो है वो सेकेंड नंबर के लाइन में आ रहा है, इसलिए हम लोग उसको सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं. 5D जो है वो थर्ड नंबर की लाइन में आ रहा है, इसलिए हम लोग उसको थर्ड ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं. और जो 6D है वो फोर्थ नंबर की लाइन में आ रहा है, इसलिए हम लोग उसको फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं. तो ऐसे हम लोग ट्रांजिशन सीरीज को नेम देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पोजीशन, कि वो कौन सी सीरीज में प्रेजेंट है.
तो 3D सीरीज मतलब भी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, 4D मतलब सेकंड क्योंकि वो सेकंड लाइन में, 5D मतलब थर्ड और 6D मतलब फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। अब जो जनरली 6D सीरीज की अगर मैं बात करूँ ना, तो जो 6D सीरीज है वो आप नहीं पढ़े तो भी चल जाएगा, क्योंकि 6D सीरीज की स्टडी हम लोग यूजुअली करते ही नहीं है। जो हम लोग को एक्चुअली पढ़ने का है ना, वो तो भाई आपका बस यही है, 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज। इतना आपको बहुत बढ़िया तरीके से याद रखना है, ठीक है। अब जैसे कि आपको याद होगा, ये मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, स्काइला, याद है ना, स्काइला। फिर मैंने आपको बताया था टी जरा हाफ। ये ट्रिक अपन लोग ऑलरेडी ट्रिक्स टू स्टडी पीरियोडिक टेबल में डिस्कस कर चुके हैं। स्काइला, टी जरा हाफ। फिर अपन लोगों ने डिस्कस किया था वो नवाब था, वो नवाब था। उसके बाद में है क्रमोव, उसके बाद में जो सीरीज होती है उसको क्रमोव बोलते हैं। उसके बाद में है मन तकरे, फेरूस, कौन रहेगा आइलैंड, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, ये अपन लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। कौन आगे आया, जीनी कनाडा होगा। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्काइला, टी जरा हाफ, वो नवाब था, क्रमोव, मन तकरे, फेरूस, कौन रहेगा आइलैंड, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, कौन आगे आया, जीनी कनाडा होगा। तो अपन लोगों ने इसको पूरा का पूरा ट्रिक की हेल्प से स्टडी पहले ही कर लिया था और मैंने आपको भी ट्रिक भी रिवाइज करवा दी। उसके बाद में ये पीरियोडिक टेबल है। तो पीरियोडिक टेबल में अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, ये ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक आपको दिख रहे हैं पीरियोडिक टेबल में। तो ये हुए आपके सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट, और जो भी पीरियोडिक टेबल के बॉटम में आता है वो सारे के सारे एलिमेंट को आप कौन से एलिमेंट बोलते हो, एफ ब्लॉक एलिमेंट, और ये वाले होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो यूजुअली एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, बीच में प्रेजेंट होते हैं, राइट। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद में ये वाली जो चीज है ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पढ़ा तो भी चल जाएगा, लेकिन हाँ ये आपको याद रखना है, क्योंकि जो भी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उस पर यूजुअली 2 मार्क का क्वेश्चन या 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो आपको बहुत बढ़िया तरीके से याद रखना है कि जो भी 3D सीरीज होती है, 3D सीरीज, उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है AR 3D 4S। फिर 4D सीरीज का होता है KR 4D 5S, 5D सीरीज का होता है ZE 5D 6S, और 6D सीरीज का होता है RN 6D 7S। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि अगर मैं बात कर रही हूँ 3D सीरीज की, तो उसमें 3D आएगा और 3 + 1 कितना होता है, 4, इसलिए 4S। जब मैंने 4D सीरीज की बात की तो यहाँ पे 4D आएगा, 4 + 1 कितना होता है, 5, तो 5S। जब मैंने 5D सीरीज की बात की तो 5D तो आएगा, 5 + 1 कितना होता है, 6, तो 6S। जब मैंने 6D सीरीज की बात की तो 6D तो आएगा ही, 6 + 1 कितना होता है, 7, तो 7S। सभी के S में यूजुअली आप लोग 2-2 इलेक्ट्रॉन डाल दो, क्योंकि S की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की होती है। आपको ये भी बात बहुत बढ़िया तरीके से याद रखना है कि कुछ हर एक कैपेसिटी होती है हर एक सबशेल की। S की कैपेसिटी जो होती है वो 2 की होती है, P की कितने की होती है, कुछ भी नहीं करना है आपको, बस एक ही काम करना है। देखो मैं आपको बताती हूँ, 2 + 4 कितना होता है, 6, 6 + 4 कितना होता है, 10, 10 + 4 कितना होता है, 14। तो ऐसे आप कैपेसिटीज को याद कर सकते हो। तो S की कैपेसिटी 2 है, इसलिए मैंने हर एक S में 2-2 इलेक्ट्रॉन डाले। अगर आप ध्यान से देखते हो तो D की कैपेसिटी आपको कितनी दिख रही है, 10 दिख रही है, इसलिए हर एक के D में आप A1 से लेकर 10 तक ही इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद में यहाँ पे दे रखा है कि जो भी ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और जो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, स्पेशली 2 ही एलिमेंट का, क्रोमियम का और कॉपर का, वो डिफरेंट क्यों होता है। तो उसके लिए अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सीरीज देखने वाले हैं, जो कि यहाँ पे आपको दे रखी है। उससे आपको एक चीज समझ में आएगी कि बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे। तो जरा ध्यान देना। आपने गाइस यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि अगर आप ध्यान से देखते हो तो सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स है, हर जगह पे ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3D सीरीज का है। 3D सीरीज को ही हम लोग और क्या बोलते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। याद रखना, 3D सीरीज को ही हम लोग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे 3D सीरीज का जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो हर जगह पे आपको AR लिखना है। और AR का मतलब ही क्या होता है, AR का मतलब ही होता है आर्गॉन, ठीक है। और इसी AR को हम लोग एक ट्रिक से याद रखते हैं, AR रहमान। ऐसे आप याद रखो, AR रहमान। तो AR रहमान ट्रिक से अगर आप याद रखेंगे तो आपको तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये AR वैसे ही याद हो गया।
अब उसके बाद में ये है 3D सीरीज के एलिमेंट, और अगर मैं बात करती हूँ 3D सीरीज के एलिमेंट की, तो जाहिर सी बात है 3D तो आएगा ही, और 3 + 1 कितना होता है 4, तो हर जगह पे 3D और 4s आएगा। तो सारे के सारे एलिमेंट्स को देखो, हर जगह पे आपको 3D 4s दिख रहा है, और यहाँ पे भी हर जगह पे आपको 3D 4s दिख रहा है। उसका रीजन ये है क्योंकि ये 3D सीरीज के एलिमेंट है, और 3 + 1 4 होता है, इसलिए 3D 4s आपको हर जगह पे दिख रहा है। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे AR रहमान भी दिख रहा है। फिर यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है वो 21 से लेके स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है 30 पर। तो याद रखना है एटॉमिक नंबर 21 से लेके 30 पर एंड हो रहा है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद में आगे हम लोग एक और चीज देखते हैं, और वो चीज यहाँ पे जो हम लोग देखने वाले हैं वो ये है कि एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन और ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सारे एलिमेंट का सेम है, सिर्फ 2 एलिमेंट का डिफरेंट है, और वो 2 एलिमेंट है क्रोमियम और सेकेंड एलिमेंट है कॉपर। सिर्फ और सिर्फ क्रोमियम और कॉपर ही ऐसे 2 एलिमेंट हैं जो आपको डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्रोमियम और कॉपर में ऐसा क्या हो रहा है कि वो आपको डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। ठीक है, तो अभी बेसिकली मैं आपको नीचे में बता देती हूँ उस चीज को। देखिए, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग तो ये है कि अभी हम लोगों ने कैपेसिटी को देखा, और कैपेसिटी में ये देखा कि S की कैपेसिटी होती है 2, P की 6, D की 10 और F की कैपेसिटी होती है 14। ये अभी अपन लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता भी। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करती हूँ क्रोमियम की, तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24। इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ तो वो आएगा AR 3D 4s। तो अगर आप क्रोमियम को देखते हो तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर है 24 और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है AR 3D 4s। ठीक है, देखो यहाँ पे है 2, तो ये वाला 2 S में जा रहा है और ये वाला 4 जो है वो D में जा रहा है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। जैसे हम लोग हमारे लाइफ से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन हमारे लाइफ में एक्सपेक्टेशन के कुछ अलावा कुछ दूसरी चीज ऑब्जर्व होती है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ अलग होती है और लाइफ में देखने को कुछ अलग ही मिलता है। इन द सेम फैशन क्रोमियम और कॉपर में भी वैसा ही होता है। एक्सपेक्टेड हम लोग कुछ अलग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, बट ऑब्जर्व कुछ अलग ही होता है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो D में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, और D में अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो D की कैपेसिटी 10 है और हाफ फील्ड की कैपेसिटी होती है 5। इसकी हाफ फील्ड की है 3, इसकी हाफ फील्ड की है 1 और इसकी हाफ फील्ड की है 7। तो यहाँ पे आपने ये ऑब्जर्व किया कि S की फुली फील्ड की कैपेसिटी ये सब है। ठीक है, S की फुली फील्ड की है 2, P की है 6, D की है 10, F की है 14। और अगर मैं बात करती हूँ हाफ फील्ड की, तो ये हुए हाफ फील्ड, मतलब फुली फील्ड का कंप्लीटली आधा। तो S की हाफ फील्ड की है 1, P की है 3, D की है 5, F की है 7। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली एक चीज हो रही है, और वो चीज ये हो रही है कि D में है टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। D में कौन से कॉन्फ़िगरेशन, कौन से इलेक्ट्रॉन स्टेबल होते हैं, 10 और 5 D में बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। D में अगर 10 आ जाए या 5 आ जाए तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल है, बट अभी D में कितना है 4 है। तो होता क्या है, S का एक इलेक्ट्रॉन D में चले जाता है। अब अगर S का एक इलेक्ट्रॉन D में चले गया तो ध्यान से देखना क्या होगा, AR 3D 4s। जब S से एक इलेक्ट्रॉन D में जा रहा है तो S में पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। जब S का एक इलेक्ट्रॉन D में गया तो 4 + 1 कितना होता है, 5 होता है। अब जरा ध्यान से देखो, D में अब कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है, और D में 10 और 5 कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। 10 मतलब फुली फील्ड और 5 मतलब हाफ फील्ड। तो अब जो आपका D है वो कैसा हो गया, वो हाफ फील्ड हो गया। तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो क्रोमियम का होता है उसको ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, और हर जगह पे आपको यही वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ये एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको कभी भी नहीं लिखना है, हमेशा आपको ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ही लिखना पड़ता है। इन द सेम फैशन अब हम लोग कॉपर को देखते हैं। कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है AR 3D 4s। 3D में होता है 9 और 4s में होता है 2। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो ये तो भाई कॉपर का एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट ऑब्जर्व जो होता है ना वो कुछ अलग ही होता है। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो D में अभी 9 इलेक्ट्रॉन है और D में 9 नंबर स्टेबल नहीं होता है। D में जो इलेक्ट्रॉन जितने स्टेबल होते हैं वो होता है एक तो 10 या तो होता है 5। तो अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 9 है तो S का एक इलेक्ट्रॉन D में भेज देंगे,
तो अगर आपने S का एक इलेक्ट्रॉन D में भेज दिया तो पहले S में 2 थे, तो अब S में 1 ही बचेगा। और जब S का एक इलेक्ट्रॉन D में गया तो 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब D में 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, और D में 10 और 5 कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा स्टेबल, क्योंकि 10 का मतलब होता है फुली फिल्ड और 5 का मतलब क्या होता है, हाफ फिल्ड, और वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट से लगभग बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको देखो अभी क्या याद रखना है। जैसे सबसे पहले आप स्टैंड सर्टिवर्क, रमन-फे, पुणे-कुजन, ये 3D सीरीज एलिमेंट का हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहे हैं, और पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज में। तो अब आपको देखो याद क्या क्या रखना है। सबसे पहली और सबसे काम की चीज जो आपको याद रखना है वो ये है कि आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखते आता है, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। फिर देखो आपको क्या करना है, आपको ये चीज बहुत अच्छे से याद रखना है, एक सेकेंड, कि जब S का एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, ठीक है, तो मेटल के ऊपर चार्ज आता है +1। जब S के दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं तो मेटल के ऊपर चार्ज आता है +2। जब D का एक और S का 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं तो मेटल के ऊपर चार्ज आता है +3। जब D के 2 और S के भी 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं तो मेटल के ऊपर चार्ज आता है +4। देखो कैसे, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो चार्ज भी आया 1+, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए तो चार्ज आया 2+। अब यहाँ पे 2 + 1 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए तो चार्ज आया 3+, 2 + 2 अगर 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए तो चार्ज आएगा 4+। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे भी हम लोग वही वाली चीज ध्यान से देखना। यहाँ पे जब S के 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए तो चार्ज आया 2+, 2 + 1 कितना होता है 3, तो चार्ज आया 3+। अब जरा इधर देखो, S के 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए तो चार्ज आया 2+, फिर 2 + 2 कितना होता है 4, तो उसको भी लिख देना, और बीच में कौन सा नंबर है 3। S के जब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए तो चार्ज आया 2+, 3 + 2 कितना होता है 5, तो मैंने चार्ज 5+ लिखा, और बीच में के भी सारे नंबर लिख दो। अब जरा इधर देखो, 5 + 1 कितना होता है 6, तो टोटल 6 तक लिखा गया, और नीचे के सारे नंबर्स लिखो। फिर उसके बाद में आपने देखा 2, जब S के 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए तो चार्ज आया 2+, 5 + 2 कितना होता है 7, तो उनके बीच में जितने भी नंबर आते हैं वो आप लिखेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करो, S के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके उतना चार्ज लिख दो, फिर D + S के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके उतना चार्ज लिख दो, और बीच में के सारे लिख दो। अब यहाँ पे जो आपको एक चीज ऑब्जर्व करनी है वो ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था एक चीज की, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जनरली उसका शेप जब आप लिखते हो तो वो काजू कतली के जैसा आता है। याद है आपको, मैंने जब नॉर्मल क्लासेस में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट का जनरली शेप काजू कतली के जैसे आ जाता है। कभी कभी देखो आपको कौन से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको पेपर में पूछा जा सकता है वो ये है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है, विच एलिमेंट शोज हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो आपको हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। तो आपको याद रखना है जो एलिमेंट हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है वो है मैग्नीज, क्योंकि मैग्नीज में +2 से लेके +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट है। इतने सारे चार्ज मैग्नीज शो करता है, बाकी कोई एलिमेंट इतने सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, लेकिन मैग्नीज जो है वो +2 से लेके +7 तक शो करता है, इसलिए वो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आपको शो करता है। फिर आपको सेकंड क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विच एलिमेंट शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो आपको +1 दिखाता है। तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो आपको +1 दिखाता है, और वो जो एलिमेंट है ना वो है भाई आपका कॉपर। याद रखना, कॉपर जो एलिमेंट है वो आपको +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, देखो तो ऐसे टाइप के कुछ क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, वो आपको बढ़िया तरीके से याद रखना है। ये चीज अपन लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं, ये चीज भी डिस्कस कर लिया है। उसके बाद में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज जो भी हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो आपको याद रखना है कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे मेटल्स हैं। अब आप ही बताओ भाई, अगर ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट मतलब ही डी ब्लॉक एलिमेंट्स अगर मेटल है तो
वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज भी किसके जैसी शो करेंगी, मेटल की जैसी ऑफ कोर्स। तो मेटल आपको कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, सबसे पहली चीज तो मेटल जो होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, मतलब मेटल आपको हार्डनेस शो करता है, ठीक है। मेटल आपको लश्यर शो करता है, लश्यर का मतलब ही शाइनिंग होता है। तो मेटल हार्ड होते हैं, है ना, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट भाई मेटल की जैसी प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं। अब मेटल्स की प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, सबसे पहले तो हार्डनेस। तो देखो मेटल की तरह ये डी ब्लॉक एलिमेंट हार्ड होते हैं, लश्यर मतलब शाइनिंग दिखाते हैं, मैलिएबल। आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा कि जब हम किसी एलिमेंट को थीन शीट्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसको मैलिएबिलिटी बोलते हैं। इसी के साथ साथ जो भी ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट है वो मेटल के जैसे डक्टाइल भी होते हैं, मतलब ही आप वो एलिमेंट्स को थिन वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो और वो अलॉय को फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। जैसे कि मेटल बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है, क्योंकि उनको मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर, बॉयल करने के लिए टेम्परेचर बहुत हाई लगता है। तो ये सारी हुई फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक, मतलब ये ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। उसके बाद में हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है ट्रेंड्स इन एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई। ये बेसिकली एटॉमिक और आयोनिक रेडाई जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट का कैसे क्या वेरी करता है ना। तो आप लोगों को पहले मैं एक चीज दिखा देती हूँ, अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो जब हम लोग 3D सीरीज की बात करें, या हम लोग 4D सीरीज की बात कर रहे हैं, या हम लोग 5D सीरीज की बात कर रहे हैं, तीनों में से अगर आप कोई भी सीरीज को उठा के ले लेते हो तो आपने वहां पे एक चीज ऑब्जर्व की, और वो चीज आपने जो ऑब्जर्व की वो ये है कि सभी का जो एटॉमिक रेडाई है वो जो है वो डिक्रीज होते जा रहा है। ध्यान से ऑब्जर्व करो कि जितने भी आपको यहाँ पे एलिमेंट्स दिख रहे हैं, सभी एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडाई जो है वो डिक्रीज होते जा रहा है। अब क्यों डिक्रीज हो रहा है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली एटॉमिक रेडाई डिक्रीज क्यों हो रहा है। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहली और सबसे काम की चीज आपने यहाँ पे ये ऑब्जर्व की कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, जब आप 3D सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाते हो, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले जो थिंग ऑब्जर्व की वो ये है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है ना। अब आपने देखा ना 21 से लेके 30, 21, 22, मतलब एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट, अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा इसका मतलब जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर का मतलब ही होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स मतलब ही न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज, मतलब ही न्यूक्लियर चार्ज। तो अगर लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक नंबर होता है इंक्रीज, मतलब न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज भी होगा इंक्रीज। सबसे पहला पॉइंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि जो भी डी ऑर्बिटल है, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई ये 3D सीरीज एलिमेंट है और जिसको हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट बोलते हैं, इसका ही मतलब ये कौन सा एलिमेंट है, इसका ही मतलब भाई ये तो डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो कौन से सबशेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, डी ऑर्बिटल में, मतलब ही डी सबशेल में। तो जो डी ऑर्बिटल होता है वो लेस पेनिट्रेटिंग होता है, लेस पेनिट्रेटिंग, और उसका शेप कैसा होता है, डिफ्यूज शेप का होता है। लेस पेनिट्रेटिंग और मोर डिफ्यूज, मतलब उसका शेप पेनिट्रेटिंग कम होता है और डिफ्यूज शेप का होता है। पता है ना डी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डम्बेल शेप होता है, मतलब डबल डम्बेल शेप होता है, मतलब ही वो डिफ्यूज शेप का होता है। और डिफ्यूज शेप का होने की वजह से वो लेस स्क्रीनिंग इफेक्ट आपको दिखाता है, कम स्क्रीनिंग इफेक्ट वो आपको दिखाता है। तो यहाँ पे आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया कि जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, और डी ऑर्बिटल जो है वो कम पेनिट्रेटिंग है, लेस पेनिट्रेटिंग है, और उसी के साथ साथ वो बहुत ज्यादा डिफ्यूज है, जिसके वजह से वो आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत पुअर दिखाते हैं। ये सारे रीजन के वजह से जो भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है जो भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो भी आपका इंक्रीज होता है। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजन जो भी एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होता है। तो आपको कुछ पॉइंट्स जो याद रखने हैं वो ये है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है, डी ऑर्बिटल लेस पेनिट्रेटिंग है, मोर डिफ्यूज है, और वो आपको लेस स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करते हैं, जिन सबके वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है, और बिकॉज ऑफ ऑल दिस एटॉमिक साइज भी डिक्रीज होता है। ठीक है, ले लो उसका स्क्रीनशॉट। उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है गाइस वो है आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली आपको इतना ही याद रखना है
कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है, जैसे आपने देखा कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, तो आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि जो भी आपका एटॉमिक रेडाई है, भाई वो तो डिक्रीज हो रहा है, ये आपने अभी ऑब्जर्व किया। अब आपको ये भी चीज बढ़िया तरीके से याद रखना है कि अगर मैं बात करती हूँ आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, तो एटॉमिक रेडियस का अपोजिट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है। अगर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है, इसका ही मतलब ये हुआ कि जो भी आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी रहेगा वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। ठीक है, याद रखना नीचे वाला एरो मतलब डिक्रीजेज होता है, और अगर मैं बात कर रही हूँ ऊपर वाला एरो मतलब ही इंक्रीजेज होता है। ये शॉर्ट टर्म्स होते हैं जिससे हम लोग कोई भी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर अगर आप डी ब्लॉक एलिमेंट में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है और उसका अपोजिट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है, इसलिए वो इंक्रीज होता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि अगर मैं बात करती हूँ 3D सीरीज की, 4D सीरीज की और 5D सीरीज की, तो 3D सीरीज में सिर्फ D सबशेल ही है, 4D सीरीज में भी सिर्फ D सबशेल ही, लेकिन 5D सीरीज में D सबशेल भी है और इसी के साथ साथ F सबशेल भी है। तो ये आपको याद रखना है। 3D सीरीज मतलब ही फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, 4D सीरीज मतलब ही सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज और 5D सीरीज मतलब ही थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, जिसको अभी हम फिलहाल कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि 3D में D होता है, 4D में D होता है, 5D में D और F होता है। अब D का सबशेल भी डिफ्यूज है, यहाँ पे भी D है, यहाँ पे भी D है, और यहाँ पे जो F है ना, F सबशेल का शेप भी भाई डिफ्यूज ही होता है। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि 3D में तो सिर्फ एक ही D है, 4D में भी एक ही D है, बट 5D में D भी है और F भी है, और दोनों का ही शेप डिफ्यूज है। मतलब इसका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा वो कैसा होगा, वो बहुत ही लेस, वेरी लेस स्क्रीनिंग इफेक्ट। रीजन ये है क्योंकि 3D में तो सिर्फ D था, 4D में तो सिर्फ D था, लेकिन 5D में D भी है, F भी है, इसलिए स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ही ज्यादा लेस है। इसलिए आपने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि इसका जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि जो भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी है 3D सीरीज का, फिर आपने देखा आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 4D सीरीज, फिर आपने देखा आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 5D सीरीज। तो 5D सीरीज का आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होता है, फिर 4D और फिर 3D। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है क्योंकि 5D सीरीज में D भी है और F भी है, जिसका स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा कम है और जिसकी वजह से उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है। उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है गाइस वो है मेटालिक कैरेक्टर, जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको याद रखना है मेटालिक कैरेक्टर मतलब ही मेटल के जैसा कैरेक्टर, क्योंकि नाम ही है मेटालिक कैरेक्टर। अब मेटल के जैसा कैरेक्टर क्यों दिखा गया है, मतलब रीजन यहाँ पे ये पूछा गया है कि क्यों डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्यों ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट मेटल के जैसा कैरेक्टर शो करते हैं, क्यों डी ब्लॉक एलिमेंट्स मेटालिक कैरेक्टर शो करते हैं, क्यों वो मेटल के जैसा बिहेव करते हैं। तो रीजन ये है कि जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट है, मतलब जितने भी आपके ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट है, उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा लो होती है, और अगर उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा कम है तो वो पहली बात तो मेटल के जैसा कैरेक्टर शो करेंगे, क्योंकि मेटल भी वैसे ही शो करते हैं, और उनमें डी ऑर्बिटल वैकेंट होता है। वैकेंट का मतलब ही होता है एम्प्टी, मतलब ही खाली डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से वो डी ब्लॉक एलिमेंट मेटालिक कैरेक्टर शो करते हैं। पहला है लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी और सेकंड है वैकेंट और एम्प्टी डी ऑर्बिटल। ठीक है, उसके बाद में होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। फिर आपको ये चीज बहुत बढ़िया तरीके से पता है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में टोटल 3 टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं, और ये चीज हम लोग को लगभग बहुत बार डिस्कस करते हैं कि मैग्नेट जो होते हैं, मतलब मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें टोटल 3 टाइप के सब्सटेंस हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला होता है डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। सेकेंड जो होता है वो होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और थर्ड जो होता है ना वो होता है आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ऐसे हम लोग टोटल 3 टाइप के सब्सटेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, अब आपको देखो क्या याद करना है। डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस मतलब ऐसे सब्सटेंस जो वीकली रिपेल्ड होते हैं। रिपेल्ड मतलब जब मैग्नेट उनके पास जाएगा तो वो मैग्नेट से दूर जाएंगे, मतलब मैग्नेट से रिपेल होंगे। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो मैग्नेट से दूर जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस।
फिर है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो वीकली अट्रैक्ट होते हैं। याद रखना ये जो सब्सटेंस होते हैं ये अट्रैक्ट तो हो रहे हैं लेकिन वीकली अट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब बहुत कम अट्रैक्ट होते हैं। और जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स द मैग्नेट। ठीक है, तो एक बार चलो रिवाइज कर लेते हैं कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस रिपेल होते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अट्रैक्ट होते हैं लेकिन वीकली अट्रैक्ट होते हैं, और जो भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो भी अट्रैक्ट होते हैं लेकिन वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं ये वाली चीज। तो आपको जैसे कि पता है कि जो 3D सीरीज एलिमेंट होते हैं, मतलब ही जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट होते हैं, 3D सीरीज एलिमेंट का मतलब ही होता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। तो ये जो एलिमेंट होते हैं इनमें सिर्फ और सिर्फ स्पिन एंगुलर मोमेंटम ही प्रेजेंट होता है, इनमें सिर्फ और सिर्फ स्पिन एंगुलर मोमेंटम ही प्रेजेंट होता है। और जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है उसका एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला ये होता है कि न्यू का मतलब ही होता है मैग्नेटिक मोमेंट। याद रखना न्यू का मतलब मैग्नेटिक मोमेंट होता है, और उसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n+2, और बाहर में होता है bm। इस bm का मतलब होता है बोहर मैग्नेटॉन। याद रखना कि इस bm का मतलब बोहर मैग्नेटॉन होता है, और इस n का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 3D सीरीज एलिमेंट में सिर्फ और सिर्फ स्पिन एंगुलर मोमेंटम ही प्रेजेंट होता है ना। इसका मतलब जो भी उसका मैग्नेटिक मोमेंट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n+2, बोहर मैग्नेटॉन, और n का मतलब ही होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद में यहाँ पे जो है ये कैलकुलेशन थोड़ा सा दे रखा है कि कैसे कि आप मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करते हो, तो ये मैं आपको अलग से एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ स्कैंडियम की, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्कैंडियम की। कुछ एलिमेंट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको बहुत बढ़िया तरीके से चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्कैंडियम को। अगर मैं बात करती हूँ स्कैंडियम की, तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। ठीक है, और स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, Ar3d4s। फर्स्ट नंबर हमेशा s में जाता है और सेकंड वाला नंबर जो 1 है वो हमेशा d में जाएगा। तो यहाँ पे आपको नाम दिख रहा है 21, तो फर्स्ट नंबर जो 2 था वो s में गया, और सेकंड नंबर जो 1 था वो d में गया, और ये ट्रिक में आपको बहुत बार बताते हैं। उसके बाद में अगर मैं आपको पूछती हूँ कि बताओ भाई मैग्नेटिक मोमेंट क्या रहेगा स्कैंडियम, सपोज मैं आपको पूछ रही हूँ 3+ आयन का, स्कैंडियम 3+ का मैग्नेटिक मोमेंट क्या रहेगा, तो चलो निकालते हैं। अब चार्ज है 3+, अगर चार्ज 3+ है तो आप 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे। ये बात सभी को बहुत अच्छे से पता है कि जितना चार्ज रहता है आप हमेशा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं। अगर चार्ज है, जितना चार्ज रहेगा उतने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना, उतने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करो। ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, जितना चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन्स को आप लोग रिमूव करेंगे। अब यहाँ पे चार्ज है 3+, मतलब आप कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स को। इसी के अलावा आपको एक और पॉइंट जो याद रखना है वो ये है कि फर्स्टली जो आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, फर्स्टली रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम s। हमेशा याद रखना कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आप s से रिमूव करेंगे एंड देन d, और उसके बाद में ही आप लोग d से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे। रीजन ये है क्योंकि जो s की एनर्जी होती है वो कम होती है, इसलिए पहले आप इलेक्ट्रॉन को s से रिमूव करेंगे, उसके बाद में ही d से रिमूव करना। भले यहाँ पे आपको d पहले दिख रहा है लेकिन आप लोग हमेशा पहले s से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, उसके बाद ही d से, और जितना चार्ज रहेगा उतने ही इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे। अब यहाँ पे चार्ज है 3+, तो आप लोग कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स को। आपने फोर्स s से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किए तो यहाँ पे 0 बचा, और 3d से 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो यहाँ पे भी 0 बचा। आपको टोटल 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने थे, तो 2 + 1 कितना होता है, 2 + 1 होता है गाइस 3। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद में भाई आपने यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया वो ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे आपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किए क्योंकि चार्ज 3+ था। अब पहला इलेक्ट्रॉन हमेशा s से, उसके बाद d से। फिर आपने देखो यहाँ पे क्या देखा, फिर आप लोग यहाँ पे जो लिखेंगे बेसिकली वो ये है, 3d को आप लिखेंगे, और d की कैपेसिटी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स की होती है, तो 10 का आधा कितना होता है, 5, इसलिए आप यहाँ पे टोटल 1 2 3 4
5 बॉक्सेस को ड्रॉ करेंगे। याद रखना मैंने 5 बॉक्स ही क्यों ड्रॉ किए डी में, क्योंकि डी की कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन्स की होती है, तो 10 का आधा 5 होता है, तो हम लोग यहाँ पे 5 बॉक्सेस को ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको डी में 0 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे है, 0 है। अगर n का वैल्यू है 0, ठीक है, तो अब आप फिर कैलकुलेट करो न्यू का वैल्यू, मतलब ही मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू, वो भी कैसा होगा, 0 का। ठीक है, ये भी बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो भी n का वैल्यू होता है उससे हम लोग हमेशा न्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेट्रॉन से। फिर आपने देखो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, ये एक ट्रिक है जो मैंने आपको बढ़िया वाले क्लासेस में पढ़ाई थी। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, अगर n का वैल्यू 0 है तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू भी 0 रहेगा। अगर n का वैल्यू 1 है तो 1.73। अगर n का वैल्यू मतलब ही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 2 है तो 2.8। ठीक है, फिर आपको ये भी याद रखना है कि अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है 3 तो 3.9। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है 4 तो 4.9, और अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है 5 तो 5.9। ऐसे आप लोग मैग्नेटिक मोमेंट को निकालते हो। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मतलब ही n के वैल्यू से हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं ये फॉर्मूले से, लेकिन फॉर्मूले में डालने के लिए और कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास उतना टाइम नहीं है। तो आपको याद रखना है कि अगर n का वैल्यू है 0 तो न्यू का वैल्यू भी है 0। अगर n का वैल्यू है 1 तो 1.7 याद रखो, फिर 2 है तो 2.8, 3 है तो 3.9, 4 है तो 4.9, 5 है तो 5.9। देखो 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4, 5 में 5, तो 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 7 के बाद 8, 9 और 9 के बाद आपको 9 9 की रखने का है। ठीक है, चलिए अब मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ जिससे आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्या आपको सारी चीजें करने की है। इसमें हम लोग एक क्वेश्चन जो डिस्कस कर लेते हैं वो है मैंगनीज का, Mn2+ का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, तो उससे सारी चीजें एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। मैंगनीज का क्वेश्चन लेते हैं। अगर मैं बात करती हूँ मैंगनीज की, तो मैंगनीज का एटॉमिक नंबर है 25 और उसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने जाते हैं तो वो आता है 3d5 4s2, है ना, ये तो मैंने आपको पहले सिखाया। अब मुझे निकालना है मैंगनीज 2+ का। अब मैंगनीज के ऊपर चार्ज कितना है, 2+। जितना चार्ज रहता है हम लोग हमेशा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं। अब यहाँ पे चार्ज है 2+, मतलब आप कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे, मतलब ही आप 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे क्योंकि चार्ज है 2+। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स तो मुझे रिमूव करना है क्योंकि चार्ज है 2+, तो मैं डी से रिमूव करूं या एस से रिमूव करूं। तो हमेशा याद रखना कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हमेशा डी से रिमूव करते हैं, सॉरी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हमेशा एस से रिमूव करते हैं, उसके बाद ही हमेशा डी से रिमूव करते हैं। तो 2 पॉइंट बढ़िया तरीके से याद रखना है कि हमेशा जितना चार्ज रहेगा आप उतने ही इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, और सेकंड पॉइंट हमेशा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एस से रिमूव करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद में फिर डी से। अब एस में आपको कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2, तो अगर मैंने एस में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो यहाँ पे 0 बचेगा और डी में 5 एज इट इज है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। 2 चार्ज था इसलिए मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया और हमेशा पहले एस से रिमूव करेंगे, और डी में 5 एज इट इज। फिर डी में हम लोग हमेशा कितने बॉक्स ड्रॉ करते हैं, 5 बॉक्स। और 5 बॉक्स ही क्यों ड्रॉ करते हैं, रीजन ये है क्योंकि डी की कैपेसिटी 10 थी। अब यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। अब जरा इधर देखो, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिखे, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 दिखे, है ना। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 5 तो मैग्नेटिक मोमेंट आप फॉर्मूले से तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं, नो डाउट आप फॉर्मूले से तो कैलकुलेट कर ही सकते हो नंबर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट को, लेकिन फॉर्मूले में अपना टाइम वेस्ट मत करो। आपको याद रखना है कि 5 के लिए मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, 5.9, तो डायरेक्ट 5.9 बोर मैग्नेट्रॉन लिख दो, काम खत्म। तो ये आया मैग्नेटिक मोमेंट Mn2+ आयन के लिए। बाकी सारे आयन का भी मैग्नेटिक मोमेंट बिल्कुल आपको ऐसे ही कैलकुलेट करने का है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद में आपको वो ये बोल रहा है कि जो भी मैग्नेटिक मोमेंट तो अपने देख लिया, मैग्नेटिक बिहेवियर को अपने देख लिया, जितने भी ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट होते हैं वो आपको कलर शो करते हैं, अलग अलग कलर शो करते हैं। तो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जितने भी ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट है वो हमको अलग अलग कलर क्यों शो कर रहे हैं, कलर क्यों एग्जिबिट कर रहे हैं, तो वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, जो यहाँ पे आप लोगों ने ऑब्जर्व किया वो अपन लोग उसको देख रहे हैं। अगर सपोज कोई सब्सटेंस जो है उसका लेटेस्ट से मैं बोल रही हूँ कि उसका जो कलर है वो सपोज है येलो, सपोज मैं बोल रही हूँ कि जाने दो येलो मत लो आप, सबसे पहले तो ये चीज़ ये समझ लो कि रोज जो होता है रोज का कलर रेड क्यों है। रीजन ये है
क्योंकि जो सनलाइट है ना, जो रेडिएशन है उससे रोज जो है वो ग्रीन कलर एब्जॉर्ब कर रहा है, और ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा है, मतलब ग्रीन के अपोजिट में इस स्पेक्ट्रम में कौन सा कलर आ रहा है, रेड, इसलिए रोज का कलर रेड होता है। रोज जो होता है वो रेड कलर क्यों दिखाता है, रीजन ये है क्योंकि उसने जो कलर एब्जॉर्ब किया है वो कौन सा कलर है, वो ग्रीन कलर है। तो ग्रीन का अपोजिट रेड होता है, इसलिए रोज रेड कलर शो करता है। सपोज अगर मैं बात करती हूँ लेटस से लीव्स की, तो लीव्स जो होते हैं वो आपको कौन सा कलर शो करते हैं, लीव्स हमको ग्रीन कलर शो करते हैं। देखा होगा ना, झाड़ों की पत्तियां हरी कलर की होती है, तो लीव्स आपको ग्रीन कलर क्यों शो करते हैं, रीजन ये है क्योंकि जो लीव्स है ग्रीन के अपोजिट में कौन सा कलर है, रेड, मतलब जो लीव्स है वो एब्जॉर्ब करते हैं रेड कलर को फ्रॉम सनलाइट, है ना, इसलिए वो आपको ग्रीन कलर शो करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये याद रखना है कि जो भी कलर होता है किसी भी ट्रांजिशन मेटल आयन का, वो हमेशा 4 फैक्टर्स के ऊपर में डिपेंड करता है। जो फर्स्ट फैक्टर है वो है प्रेजेंस ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स जो होता है उसको उसके वजह से कलर शो करता है, मतलब खाली, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये जो होते हैं ना ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो आपने यहाँ पे ये देखा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से कलर शो होता है। डी टू डी ट्रांजिशन, मतलब एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है तो उसको हम लोग डी ट्रांजिशन बोलते हैं। इसी के साथ साथ नेचर ऑफ लिगेंड, जो भी लिगेंड मेटल से आके अटैच होते हैं, जो आप चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हो, उसके वजह से भी कलर शो होता है। और ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये भी चैप्टर 9 का ही पार्ट है। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि अगर अनपेयर्ड डी के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, पहला पॉइंट, या डी से डी ट्रांजिशन हो रहा है, या आपका नेचर का लिगेंड कैसा है, नेचर ऑफ लिगेंड और ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये 4 फैक्टर्स है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से फैक्टर है जिसके वजह से कलर जो होता है ट्रांजिशन मेटल आयन शो करते हैं। तो ये 4 फैक्टर जिसने लिख दिया उसको 2 मार्क पूरे मिल गए, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंस ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, डी से डी ट्रांजिशन, नेचर ऑफ लिगेंड और ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। उसके बाद में यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन आता है। यहाँ पे जनरल एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्कैंडियम 3+ जो होता है वो कलरलेस क्यों होता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपको जो पूछा जाता है वो ये है, कॉपर 1+ जो होता है वो कलरलेस क्यों होता है, Zn2+ जो है वो कलरलेस क्यों होता है। इसी के साथ साथ बस आपको ये 3, और इसी के साथ साथ हाँ Ti4+ जो होता है वो कलरलेस क्यों होता है। ये 4 चीज़ें जो है ना बहुत बार पूछी जाती है, बहुत बार। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये बार बार क्यों पूछा जाता है ना। तो याद रखना है, देखो बाकी चीज़ें जो कलर दिखाते हैं ना, जैसे कि पर्पल, ग्रीन, वॉयलेट, लाइट पिंक, वॉयलेट, पेल ग्रीन, ये कभी नहीं पूछा जाएगा आपको कि ये कलर क्यों दिखाते हैं। लेकिन आपको जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि स्कैंडियम 3+ कलरलेस क्यों है, टिटानियम 4+ कलरलेस क्यों है, कॉपर 1+ कलरलेस क्यों है, और Zn2+ कलरलेस क्यों है। बहुत बार तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपको MCQ में भी इतने बार पूछा जाता है, बोर्ड में बहुत ही बार पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसा एक्चुअली क्यों होता है। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भाई वो ये है कि जो भी स्कैंडियम 3+ आयन है वो कलरलेस क्यों होता है। सबसे पहले हम ये पॉइंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो भी कॉपर 1+ आयन है वो कलरलेस क्यों होता है। उसके बाद में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भाई कि जो भी Ti4+ होता है वो कलरलेस क्यों होता है, और यहाँ से एक पेपर में हमेशा क्वेश्चन आता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ना, वो देखो क्या है। वो ये है कि जो भी आपका Zn2+ आयन है वो कलरलेस क्यों होता है, और ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसा बेसिकली होता क्यों है। तो आपको जो याद रखना है यहाँ पे देखो, एक चीज़ याद रखना है, और वो चीज़ देखो क्या है। वो चीज़ यहाँ पे ये कहता है कि सपोज अगर डी सबशेल में 0 इलेक्ट्रॉन आ जाए, मतलब कि पूरा का पूरा जो डी है वो पूरा का पूरा एम्प्टी है,
मतलब ही वो वैकेंट है, मतलब ही वो पूरा का पूरा खाली है। या तो डी सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन आ जाए, मतलब ही जो डी सबशेल है ना वो पूरा का पूरा कंप्लीटली फिल्ड हो जाए, क्योंकि उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स अगर आ गए तो ये पूरा का पूरा कैसा हो गया, कंप्लीटली फिल्ड हो गया, है ना। तो आपने यहाँ पे ये देखा कि डी सबशेल में दो टाइप की चीजें, D0 और D10। D0 में वो पूरा का पूरा खाली है और D10 में वो पूरा का पूरा कंप्लीटली फिल्ड है। तो ऐसे केस में आप जो का जो भी आयन होता है वो कलरलेस होता है। मतलब अगर डी में 0 है मतलब डी खाली है, या तो डी में 10 आयन से 10 इलेक्ट्रॉन से मतलब वो कंप्लीटली फिल्ड अप है, तो वो कलरलेस होगा। अब हम लोग बात करते हैं भाई स्कैंडियम 3+ की। अगर मैं बात करती हूँ स्कैंडियम 3+ की, तो सबसे पहले अपन स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। उसका एटॉमिक नंबर 21 होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, Ar 3d 4s। 3d में जाएगा 1 और 4s में जाएगा 2, एटॉमिक नंबर को देख के लिखना। अब अगर मैं बात करती हूँ स्कैंडियम 3+ की, मतलब आप कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन को। क्यों 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि चार्ज है 3+ और जितना चार्ज होता है उतने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, ठीक है। और सबसे पहला इलेक्ट्रॉन हमेशा S से रिमूव करते हैं। तो अगर आपने S से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो यहाँ पे 0 बचा, और D से 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो यहाँ पे भी आपका 0 बचा। रीज़न ये है, चार्ज था 3+, इसलिए आपने 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, S से 2 और D से 1। पहले S से रिमूव करें तो 2 + 1 3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए। फिर आपने क्या देखा कि D जो है वो पूरा का पूरा 0 है। अगर D में 0 आ जाए या D में 10 आ जाए, दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन आ जाए तो चीज़ कैसी होती है, कलरलेस होती है। इसीलिए जो स्कैंडियम 3+ आयन है वो कलरलेस है, क्योंकि यहाँ पे D कैसा है, एम्प्टी है। इसकी वजह से स्कैंडियम 3+ आयन कलरलेस है। नेक्स्ट है कॉपर 1+ आयन। सबसे पहले अपन कॉपर का एटॉमिक नंबर लिखेंगे और कॉपर का भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ऑब्जर्व वाला, एक्सेप्टेड मत लिखना, एक्सपेक्टेड। ऑब्जर्व वाला लिखो 3d10 4s 1, ये होता है कॉपर का एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वही अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कॉपर 1+ आयन, इसकी मतलब इसके ऊपर चार्ज 1+ देंगे। अगर चार्ज है 1+, तो आप कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, आप रिमूव करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि चार्ज है 1+, राइट। फिर देखो आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन S से रिमूव करेंगे। अब चार्ज है 1+, तो आपने S से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो S में 0 बचा और D में 10 एज इट इज। अब आपने यहाँ पे ये देखा कि D में 10 आ गया है, और अगर D में 10 आ जाता है तो वो कैसा हो जाता है, तो वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है। और अगर ये कंप्लीटली फिल्ड है तो ये भी कैसा होगा, ये भी होगा आपका कलरलेस, ठीक है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं Ti+4 की। अगर मैं Ti+4 की बात करती हूँ तो यहाँ पे आपने ये ऑब्जर्व किया कि टिटानियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 22। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे Ar 3d 4s। उसके बाद में यहाँ पे भी D में 2 S में 2। अब चार्ज है टिटानियम के ऊपर 4+, मतलब आप कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन को। सबसे पहले S से और उसके बाद D से। यहाँ पे भी आपने क्या देखा, 2 + 2 4 होता है, मतलब आपने 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया। कि जो D है वो एम्प्टी है, मतलब ही जो D है वो वैकेंट है। इसका मतलब टिटानियम 4+B कैसा होगा, टिटानियम 4+B आपका कलरलेस होगा। फिर है Zn2+। तो Zn2+ की अगर मैं बात करती हूँ तो Zn का एटॉमिक नंबर होता है 30। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे Ar 3d 4s। 3d में जाएंगे 10, 4s में जाएंगे 2। अब अपन को बात क्वेश्चन में पूछ रखा जो है ना, क्वेश्चन में आपको पूछ रखा है Zn+2, मतलब Zn के ऊपर चार्ज है +2, तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हमेशा S से रिमूव करते हैं, यहाँ पे 0 बचेगा। अब आपने यहाँ पे क्या देखा कि D जो है उसमें 10 आ रहा है, और कभी भी अगर D में 10 आता है तो आपने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है। और अगर कोई भी चीज़ कम्प्लीटली फिल्ड है, इसका मतलब वो कैसा होगा, इसका मतलब वो कलरलेस होगा। तो Zn2+ आयन भी कलरलेस होता है, ठीक है। ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड को, कि बेसिकली इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं। जब छोटे छोटे एटम लाइक हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन ट्रैप हो जाते हैं इन द इंटरस्टिशियल स्पेसेस। इसका मतलब आपने गाइस यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया वो ये है कि सपोज ये है क्रिस्टल। अब क्रिस्टल के अंदर में कुछ छोटी छोटी खाली जगहें होती है, और अगर ये छोटी छोटी खाली जगहों के अंदर में सपोज लेट अस से एटम्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन इसके अंदर में आ जाते हैं। ये जो छोटी छोटी खाली जगहें होती है ना, अगर इसके अंदर में कार्बन,
हाइड्रोजन या नाइट्रोजन, तीनों में से कोई भी एक या तीनों के तीनों अगर ट्रैप हो जाते हैं तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं। इनको इंटरस्टिशियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो भी क्रिस्टल के अंदर में खाली स्पेसेस होती है, जो भी क्रिस्टल के अंदर में छोटी छोटी वैकेंट स्पेसेस होती है, उनको इंटरस्टिशियल स्पेसेस बोलते हैं। और जब वो इंटरस्टिशियल स्पेसेस में कुछ एलिमेंट जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ट्रैप हो जाते हैं तो उनको हम लोग इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं। फिर यहाँ पे इंटरस्टिशियल कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं कि ये हार्ड होते हैं और बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। इनकी प्रॉपर्टीज पैरेंट मेटल जैसे होती है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाइयर होता है प्योर मेटल से, क्योंकि अब इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन भी आ गए, मतलब जाहिर सी बात है कि मेल्टिंग पॉइंट तो बढ़ेगा ही। अब डेंसिटी जो होती है इनकी पैरेंट मेटल से कम होती है। और आपको ये भी याद रखना है कि जब मेटल के अंदर में कार्बन ट्रैप होता है, मतलब कार्बन का एलिमेंट अगर इंटरस्टिशियल स्पेस में जाता है तो उसको कार्बाइड बोला जाता है। अगर मेटल के अंदर में नाइट्रोजन ट्रैप होता है तो उसको नाइट्राइड बोला जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि इंटरस्टिशियल स्पेसेस में छोटे छोटे आइटम जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ट्रैप हो जाते हैं। अगर सपोज मेटल के अंदर में हाइड्रोजन ट्रैप होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्राइड बोलते हैं। तो ये चीज़ अच्छे से फिट कर लेना। उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं अलॉय को। जैसे कि आप सभी को पता है कि अलॉय मतलब ही होता है मिक्सिंग। जब बहुत सारे मेटल्स अलग अलग तरीके से मिक्स होते हैं तो उसको हम अलॉयज बोलते हैं। अलॉयज के टोटल 2 टाइप होते हैं, फेरस और नॉन फेरस अलॉय। फिर आपको ये भी याद रखना है कि फेरस अलॉय मतलब वो अलॉय जिनमें आयरन प्रेजेंट होता है, जिनमें आयरन का परसेंटेज ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका नाम ही फेरस, और फेरस मतलब ही आयरन होता है। और नॉन फेरस अलॉय मतलब ऐसे अलॉय जिसमें आयरन प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि नाम ही है नॉन फेरस, मतलब वहाँ पे जो आयरन होता है वो कैसा होता है? वो एब्सेंट होता है, इसलिए उसका नाम है नॉन फेरस अलॉय। अब यहाँ पे यूजेस दे रखे अलॉयज के, तो याद रखना है कि ब्रॉन्ज तो अपन लोग उससे ये बनाते हैं ना, मेडल्स बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे अलॉयज होते हैं, ठीक है, उनके यूजेस होते हैं। उसके बाद में जो कंपाउंड्स ऑफ मैग्नीज एंड कॉपर है, ये पूरा पोर्शन डिलीट हो गया है। ये वाला पोर्शन भी आपका पूरा डिलीट है, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यूजेस ऑफ KMnO4 भी डिलीट हो गया है, ठीक है। उसके बाद में प्रिपरेशन जो है, ये सारी चीज़ें भी डिलीट हो गई हैं। कॉमन प्रॉपर्टीज जो होती है डी ब्लॉक एलिमेंट की, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को। तो आपने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो लश्रस मतलब शाइनिंग शो करते हैं आपको, वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं और उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि देखो भाई जाहिर सी बात है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को मेटल्स के जैसा बिहेव करते हैं, मतलब सारी प्रॉपर्टीज मेटल की जैसी होंगी, शाइनिंग रहेगी, डेंसिटी ज़्यादा रहेगी, हार्ड रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा, बहुत अच्छे कंडक्टर रहेंगे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा रहेगा, मैलेबल है, मैलेबल के साथ साथ डक्टाइल है, क्योंकि मेटल्स जैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे, पैरामैग्नेटिक होते हैं, बहुत अच्छे कैटलिस्ट की तरह यूज़ किए जाते हैं, और ट्रांजिशन और नॉन ट्रांजिशन के साथ मेटल्स के साथ में वो अलॉय बनाते हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, जाहिर सी बात है, डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं, मतलब ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट है, वो तो मेटल्स के जैसा है, तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करो या उनकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करो, वो तो ऑलमोस्ट सेम रहेगी। अब अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टी को ध्यान में रखती हूँ तो मैंने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि मेटल्स भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, तो वो भी मेटल्स आपको अलग अलग वेरिएबल वैलेंसी दिखाते हैं, तो डी ब्लॉक एलिमेंट भी आपको वेरिएबल वैलेंसी दिखाते हैं। बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और कैटेलाइज करते हैं बायोलॉजिकल रिएक्शंस को। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन होता है, और हेमोग्लोबिन जो होता है उसमें आयरन प्रेजेंट होता है ना। तो ऐसे बहुत सारे जो भी डी ब्लॉक एलिमेंट है वो अलग अलग टाइप के हमारे बॉडी में बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह यूज होते हैं। उसके बाद में जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा डिलीट हो गया है। ये वाला पोर्शन जो है ये भी पूरा डिलीट हो गया, क्योंकि मेटलर्जी वाला पोर्शन है ही नहीं आपको, ठीक है। उसके बाद में जो पायरोमेटलर्जी वाला पोर्शन है वो भी पूरा, सब पूरा डिलीट हो गया है। मेटलर्जी का पूरा ही सेक्शन डिलीटेड है, सब डिलीटेड है।
उसके बाद में है इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। जैसे कि अभी तक हमने पूरा डी ब्लॉक एलिमेंट तो कंप्लीट किया, अब ये है एफ ब्लॉक एलिमेंट, जिसको हम लोग इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट बोलते हैं। इनर ट्रांजिशन मतलब ही ऐसे एलिमेंट जो ट्रांजिशन सीरीज के अंदर में आते हैं और जो पीरियोडिक टेबल में बॉटम में आपको देखने को मिलते हैं, जिनको हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। और इनर ट्रांजिशन ये हमेशा 6th और 7th पीरियड में आते हैं। बहुत बार इनकी पोजीशन पूछी जाती है कि एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो याद रखना है ऐसे एलिमेंट जो बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल में आते हैं और वो 6th और 7th पीरियड में प्रेजेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में, उसको हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट भी बोलते हैं। फिर यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी है एफ ब्लॉक एलिमेंट की कि इनमें एफ सबशेल में इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई नाम ही है एफ ब्लॉक, तो एफ सबशेल में इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा। और ये जो एफ सबशेल होता है ये n-2 एफ सबशेल होता है। जैसे आप सभी को पता है कि डी को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे एन, एस को हम लोग बोलते हैं एन एस, डी को हम लोग बोलते हैं n-1 डी, तो एफ को हम लोग बोलते हैं n-2 एफ। ये चीज आपको याद रखना है कि एन एस बोला जाता है क्योंकि ये शेल है, सबशेल है। n-1 डी बोला जाता है क्योंकि पेनाल्टीमेंट होता है और ये प्री पेनाल्टीमेंट होता है, इसलिए इसको n-2 बोला जाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट को रेयर अर्थ एलिमेंट भी बोलते हैं। रीजन ये है क्योंकि ये अर्थ में बहुत रेयरली फाउंड होते हैं, इसलिए हम लोग उनको रेयर अर्थ एलिमेंट भी बोलते हैं। अब इनके है ना कुछ रिएक्शंस होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको मैं अभी आगे डिस्कस करूँ, तो आपको टेंशन नहीं लेना, हम लोग देख लेते हैं उनके रिएक्शंस को। चलिए तो देख लेते हैं हम लोग रिएक्शंस बेसिकली क्या होते हैं। याद रखना है ये रिएक्शन जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं इनको डिस्कस करती हूँ। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जब आप लैंथेनाइड की रिएक्शन, ठीक है, नाइट्रोजन के साथ करते हो तो ये जो है ये फॉर्म करते हैं LNN, मतलब नाइट्राइड ऑफ लैंथेनम। याद रखना जब आप लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट मतलब ही LN मतलब लैंथेनाइड की रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ करते हो LNN फॉर्म होता है, मतलब ही लैंथेनम का नाइट्राइड। ठीक है, ये हुई फर्स्ट रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन ये है कि जब आप लैंथेनाइड की रिएक्शन कार्बन के साथ करते हो तो वो फॉर्म करता है LnC2, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बाइड ऑफ नाइट्रोजन। तीसरी रिएक्शन है जब आप Ln की रिएक्शन वाटर के साथ करते हो तो ये फॉर्म करता है LnOH 3 टाइम्स, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्साइड ऑफ लैंथेनम। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फोर्थ नंबर की जो रिएक्शन है वो ये है कि अगर आप Ln की रिएक्शन करते हो हेलोजन्स के साथ, हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी आ सकता है, तो उससे फॉर्म होता है LnX3, तो इसको हम लोग बोलते हैं हैलाइड ऑफ लैंथेनाइड। तो ऐसे टोटल 4 रिएक्शन है लैंथेनाइड सीरीज के जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे छुपे छुपे फॉर्म में दिए हुए, स्ट्रॉन्गली नहीं दिए, लेकिन आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, मैंने उनको बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ लिख दिया है। पेपर में यहाँ से 2 रिएक्शन जनरली पूछे जाते हैं, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ लो। उसके बाद में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट टर्म को, जिसका नाम है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो चलिए गाइस डिस्कस करते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को, कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो होता क्या है। याद रखना इसका नाम ही है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। मतलब कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ही होता है कि जो एटॉमिक साइज है वो कॉन्ट्रैक्ट होने वाली है, मतलब ही जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होने वाली है, क्योंकि नाम ही है कॉन्ट्रैक्शन। और ये जो एटॉमिक साइज डिक्रीज होने वाली है ये लैंथेनॉइड सीरीज के अलोंग में होने वाली है, इसलिए इसको बोला जाता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि लैंथेनॉइड सीरीज के अलोंग में एटॉमिक और आयोनिक रेडाई जो है फ्रॉम लैंथेनम टू ड्यूटेरियम वो डिक्रीज होने वाला है, इसलिए उसको बोला जाता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब हम लोग देख लेते हैं कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्यों है। तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इसलिए होता है, मतलब ये एटॉमिक और आयोनिक रेडाई इसलिए डिक्रीज होता है। रीज़न ये है कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो सबसे पहली और सबसे काम की चीज़, जो भी एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर वो इंक्रीज होता है। अब एटॉमिक नंबर अगर इंक्रीज होगा तो जो भी न्यूक्लियर चार्ज है वो आपका क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा। इसी के साथ साथ आप सभी को पता है कि जो एफ सबशेल होता है, मैं एफ सबशेल की क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि अब जो लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट है ना, और जाहिर सी बात है भाई एफ ब्लॉक एलिमेंट है तो हम लोग एफ सबशेल की बात करेंगे। तो एफ सबशेल का शेप कैसा होता है, लेस पेनिट्रेटिंग, मोर डिफ्यूज, और वो आपको शो करते हैं लेस स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये हम लोग अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एफ सबशेल लेस स्क्रीनिंग इफेक्ट दिखाते हैं। और अगर एफ सबशेल लेस स्क्रीनिंग इफेक्ट दिखाएंगे, इसका मतलब जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो भी क्या होगा,
वो भी इंक्रीज होगा, जिसके वजह से जो भी आपका एटॉमिक रेडाई है या जो भी आपका एटॉमिक रेडाई है वो डिक्रीज होगा, एटॉमिक या आयनिक रेडाई। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। एफ सबशेल की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि लैंथेनाइड सीरीज एलिमेंट मतलब ये एफ ब्लॉक वो लेस स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, ठीक है, एटॉमिक रेडियस उनका इसकी वजह से कम होता है, ठीक है। उसके बाद में ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड सीरीज, जिसको मैं अभी आपको नहीं पढ़ाने वाली हूँ क्योंकि इसको पढ़ाने के लिए लगभग आधी घंटा लग जाता है, हाफ आवर, और ये पॉसिबल डिस्कस करना पॉसिबल नहीं, बट मैं आपको याद दिला देती हूँ। तो मैंने आप लोग को एक चीज़ बताई थी और वो चीज़ ये थी कि ला लू से गड़बड़, ला लू से गड़बड़ में हमेशा आप लोग डी में एक एक इलेक्ट्रॉन डालते हो। ला मतलब लैंथेनम, लू मतलब ल्यूटेटियम, से मतलब सेरियम और गड़बड़ मतलब डी। ये 4 एलिमेंट में आप हमेशा डी में एक एक इलेक्ट्रॉन को डालते हो और बाकी सब में फिर आप अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करके डाल देना, ठीक है। उसके बाद में ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में देखो आपको क्या क्या याद रखना है। ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको ये याद रखना है कि जो सेरियम होता है वो +4 क्यू दिखाता है, ठीक है। यूरोपियम और टर्बियम जो होता है वो F7 क्यू दिखाता है और इटर्बियम F14 क्यू दिखाता है, वो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था तब से अब यू, ये ट्रिक थी, अगर आपको याद होगा तो ये ट्रिक थी। तब से अब यू, तब का मतलब होता है टीवी, से का मतलब होता है सी, अब का मतलब होता है वाई बी और यू का मतलब होता है यू। ये 4 एलिमेंट जो होते हैं वो आपको कुछ अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो तब होता है वो +4 दिखाता है, सी भी +4 दिखाता है, वाई भी +2 दिखाता है और यू भी +2 दिखाता है। तो आपने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया तब से अब यू, ये 4 एलिमेंट लैंथेनाइड सीरीज के तो है लेकिन ये ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ डिफरेंट दिखाते हैं। तो तब मतलब Tb जो होता है वो +4 दिखाता है, Ce +4 दिखाता है, Yb +2 और U +2। अब इसका रीज़न देखो क्या है। रीज़न ये है कि जब आप Tb में +4 चार्ज डालते हो मतलब F7 बन जाता है, जब आप Ce में +4 डालते हो तो F0 बन जाता है, जब आप Yb में +2 डालते हो तो F14 बन जाता है और जब आप U में +2 डालते हो तो वो F7 बन जाता है। अब देखो आपको एक बात बहुत बढ़िया तरीके से पता है कि जो F होता है, F की कैपेसिटी होती है एक तो 0, F में अगर 0 आ जाए मतलब वो हो जाएगा एम्प्टी, या तो F में अगर 14 आ जाए मतलब वो हो जाएगा कंप्लीटली फिल्ड, या तो F में अगर आ जाए 7 मतलब वो हो जाएगा हाफ फिल्ड। तो ऐसे टोटल मैंने 3 टाइप के कॉन्फ़िगरेशन लिखे। अगर F में 0 आ जाए या 7 आ जाए या 14 हो जाए मतलब ही वो एम्प्टी हो जाए, हाफ फिल्ड हो जाए, कंप्लीटली फिल्ड हो जाए, तो ऐसे केसेस में वो बहुत ज़्यादा स्टेबल रहता है। अब अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे F में 7 आ गया मतलब ही F कैसा हो गया, 7 मतलब ही हाफ फिल्ड, इसलिए बहुत ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पे F0 हो गया मतलब ये F कैसा है, वैकेंट है, मतलब भी वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पे F में 14 है, 14 मतलब ही क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड, मतलब ही वो भी बहुत ज़्यादा स्टेबल है। उसके बाद में आपने यहाँ पे ये देखा, यहाँ पे F में 7 आया, F में अगर 7 आता है तो वो हाफ फिल्ड हो जाता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। इसलिए ये 4 एलिमेंट कुछ अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। वैसे तो लैंथेनाइड सीरीज की जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो आप सभी को पता है +3 होती है, लेकिन ये एलिमेंट +3 को छोड़ के कुछ अलग दिखा रहे हैं। तब से अभी ये ट्रिक है। तो रीज़न ये है हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड का कंसेप्ट होता है। इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद में हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ना वो है भाई आपका कि लैंथेनाइड सीरीज में अगर मैं कलर की बात करती हूँ तो कलर कैसे क्या, तो आपको याद रखना है कि Fn और इसी के साथ साथ F14 - n का हमेशा सेम कलर होता है। अब यहाँ पे F में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, तो इसलिए ग्रीन कलर है सपोज। अब अगर मैं बात करती हूँ 14 - 2 की, ध्यान से देखना भाई, 14 - n मतलब ही यहाँ पे 2 है। देखो ध्यान से देखो, एक सेकेंड। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे F के अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, मतलब यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, 2 है। अगर मैं बात करती हूँ 14 - n की, मतलब ही 14 - 2 की तो वैल्यू कितना आता है, 12, और ये 12 वैल्यू यहाँ पे है। तो Fn और F14 - n का सेम कलर होता है। यहाँ पे F2 का ग्रीन कलर है तो F12 का भी कौन सा कलर आया, ग्रीन कलर आया। अब F2 का और F12 का सेम कलर क्यों है, क्योंकि अगर मैंने n का वैल्यू 2 बोला तो 14 - n, 14 - 2 कितना होता है, 12 होता है, जो कि यहाँ पे है, तो इसीलिए इनका सेम कलर है।
सिमिलरली यहाँ पे F में कितना नंबर है, 3 नंबर है। तो F3 अगर मैं बात करती हूँ F के 3 की, तो आपने यहाँ पे ये देखा भाई कि जब F में आप 3 इलेक्ट्रॉन को डालते हो तो F का जो कलर होता है वो कौन सा होता है, F का कलर होता है पिंक कलर। तो अगर आपने F के अंदर में 3 इलेक्ट्रॉन को डाला ना, तो F का जो कलर है वो पिंक कलर होता है। अब आप देखो क्या करेंगे, 14 माइनस n मतलब भी 14 माइनस 3 कितना होता है, 11 होता है। और यहाँ पे F में 11 आ गया, इसलिए F11 का भी कलर कौन सा कलर है, पिंक कलर। तो ये दो चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये दो बेसिकली पेयर है जो आपको डिस्कस करना ही है। तो F में अगर 2 है तो n का वैल्यू 2 है, 14 माइनस n 12 है जो कि यहाँ पे, इसलिए इनका सेम कलर है। F में अगर 3 है, 14 माइनस 3 11 होता है, इसलिए इनका भी कलर कैसा है, सेम। तो Fn और F14 माइनस n आपको हमेशा सेम कलर दिखाते हैं। उसके बाद में लैंथेनॉइड सीरीज के कुछ एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशंस ये है कि आप इनको टेलीविजन ट्यूब्स में, क्योंकि लैंथेनॉइड सीरीज कलर दिखाती है, तो ये सारे जो कलर्स होते हैं आपने देखा होगा कि टीवी में आपको देखने को मिलते हैं। टेलीविजन ट्यूब जो होती है ना, क्योंकि टेलीविजन में एक पिक्चर ट्यूब होती है तो उसमें भी यूज़ किए जाते हैं। कंप्यूटर के मॉनिटर में भी कलर्स होते हैं तो उसमें भी आप इसको यूज़ करते हैं। तो ये इसके काफ़ी अच्छे यूजेस हैं। इसी के साथ साथ आप इसको सुपर कंडक्टर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, हाइब्रिड कार्स में यूज़ कर सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। पूरी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ो। लैंथेनॉइड सीरीज के बाद में जो सीरीज आती है उसका नाम एक्टिनॉइड सीरीज होता है। वहाँ से जनरली कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए आपने अगर एक्टिनॉइड सीरीज नहीं पढ़ा तो भी चल जाएगा। लेकिन आपको एक काम याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ना एक्टिनॉइड सीरीज का, वो बहुत अच्छे से आप कर लो। जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है एक्टिनॉइड सीरीज का, वो आप बढ़िया तरीके से याद रखो, क्योंकि यहाँ से बेसिकली पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। बाकी तो कुछ भी पूछने लायक यहाँ पे है नहीं। फिर यहाँ पे एक्टिनॉइड्स की कुछ प्रॉपर्टी दे रखी है, तो याद रखना कि एक्टिनॉइड्स में मेटल्स ही होते हैं, मतलब वो भी आपको मेटल्स जैसी प्रॉपर्टी दिखाएंगे। सिल्वर एक वाइट कलर के होते हैं क्योंकि शाइनिंग दिखाएंगे, है ना। रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं क्योंकि वो रेडिएशंस को एमिट करते हैं। और याद रखना कि लैंथेनाइड सीरीज में यहाँ से जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर MCQ कि जो प्रोमेथियम होता है वो रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। देखो एक चीज़ आपको जो यहाँ पे याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है, वो जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि लैंथेनाइड सीरीज में सिर्फ और सिर्फ प्रोमेथियम ही रेडियो एक्टिव नेचर का है। याद रखना पूरी के पूरे लैंथेनाइड सीरीज में सिर्फ और सिर्फ प्रोमेथियम ही रेडियो एक्टिव नेचर का होता है, मतलब वो रेडिएशंस को एमिट करता है। बाकी कोई भी एलिमेंट रेडियो एक्टिव नहीं होते। बट अगर मैं वही बात करती हूँ एक्टिनॉइड सीरीज की, तो आपको ये भी बात अच्छे से याद रखना है कि एक्टिनॉइड सीरीज में ऑल एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर, मतलब एक्टिनॉइड सीरीज में सारे के सारे एलिमेंट्स ही रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं। बट लैंथेनॉइड सीरीज में सिर्फ प्रोमेथियम ही रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, अब एक्टिनॉइड्स के भी कुछ एप्लीकेशन है और उसमें कुछ पढ़ने लायक है नहीं। फिर यहाँ पे सिमिलैरिटीज दे रखी है लैंथेनाइड्स और एक्टिनॉइड्स की। तो सिमिलैरिटीज में कुछ डिफरेंट चीज़ नहीं है, जो अपन लोगों ने अभी तक पढ़ा ना वो आपको पूछा गया। तो अब आपको याद सिर्फ 2 सिमिलैरिटीज करो, एनी 2 सिमिलैरिटीज और एनी 2 सिमिलैरिटीज भी आपको 2 ही करना है, पूरी सिमिलैरिटीज नहीं करना है। और डिफरेंसेस भी आपको सिर्फ 2 ही करना है, क्योंकि पेपर में 2 से ज़्यादा नहीं पूछे जाते। तो याद रखना है कि लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट सारे के सारे +3 दिखाते हैं और एक्टिनॉइड सीरीज के भी एलिमेंट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, तो वो उनकी सिमिलैरिटी है। ठीक है, लैंथेनॉइड सीरीज में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4 देखने को मिलती है, बट एक्टिनॉइड सीरीज में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 देखने को मिलती है। लैंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज दोनों में ही f ऑर्बिटल ही फिलिंग होता है, f ऑर्बिटल ही फिलअप होता है, तो ये आपने दोनों में ऑब्जर्व किया। लैंथेनॉइड सीरीज में भी एटॉमिक और आयनिक रेडिया डिक्रीज होता है, तो उसको आप लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हो। अगर लैंथेनॉइड सीरीज में एटॉमिक और आयनिक रेडिया डिक्रीज होगा तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इन द सेम फैशन एक्टिनॉइड सीरीज में जब एटॉमिक और आयनिक रेडिया डिक्रीज होता है तो उसको आप लोग क्या बोलते हो, उसको आप लोग बोलते हो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें याद रखो। उसके बाद में एक्टिनॉइड सीरीज का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नहीं पढ़ा तो भी चल जाएगा। यहाँ पे कंपैरिजन दे रखा है प्री ट्रांजिशन लैंथेनॉइड और ट्रांजिशन मेटल का। आप इसमें से सिर्फ कोई भी 2 पॉइंट कर लो, इसके 2 पॉइंट कोई भी कर लो, इसके भी 2 पॉइंट कोई भी कर लो, इसके भी 2 पॉइंट, तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में पोस्ट एक्टिनॉइड एलिमेंट। पोस्ट एक्टिनॉइड एलिमेंट मतलब ही ऐसे एलिमेंट जो एक्टिनॉइड सीरीज के बाद में आते हैं, उनको हम लोग पोस्ट एक्टिनॉइड बोलते हैं। तो जिनका एटॉमिक नंबर जो होता है बेसिकली वो 114 से लेके
112 के बाद तक 118 तक आता है, उनको हम लोग पोस्ट एक्टिनोइड बोलते हैं। तो याद रखना ऐसे एलिमेंट जो 104 से लेके जिनका एटॉमिक नंबर 118 तक होता है उनको पोस्ट एक्टिनोइड बोलते हैं, क्योंकि ये एक्टिनोइड सीरीज के बाद में आते हैं। सेकेंड थिंग, ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 93 से लेके 103 होता है, ठीक है, और वो यूरेनियम के बाद में आते हैं, इसलिए उनको ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट बोला जाता है। यहाँ से 2 डेफिनेशन में से पेपर में 1 मार्क के लिए 1 डेफिनेशन हर साल आती है, ठीक है। तो ट्रांस यूरेनियम मतलब ऐसे एलिमेंट जो यूरेनियम के बाद में आते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर होता है 93 to 103, लिखना पड़ेगा। और पोस्ट एक्टिनोइड एलिमेंट मतलब ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 104 to 118 तक होता है, जो एक्टिनोइड सीरीज के बाद में आते हैं, इसलिए उनका नाम होता है पोस्ट एक्टिनोइड सीरीज एलिमेंट, ठीक है। लेट्स स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो इस तरीके से हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की आज के क्लास में, पूरा का पूरा 1 शॉट वीडियो अपना कवर हो गया। थैंक यू वेरी मच। लेट्स स्टॉप हियर।